लॉन्ग ट्रेलिस राज्य में राजा और रानी सर्कस देख रहे होते हैं, पर रानी ज्यादा रुचि नहीं दिखा रही। अचानक एक कलाकार अपनी चादर हटाकर दिखाती है कि वह गर्भवती है। यह देखकर रानी परेशान हो जाती है और अपने कमरे में भागकर रोने लगती है, क्योंकि वह गर्भ धारण नहीं कर पाई है। राजा उसे सांत्वना देने के लिए दौड़ते हैं और माफी मांगते हुए कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि कलाकार गर्भवती है, नहीं तो वे उसे महल में नहीं बुलाते। कुछ देर बाद एक तांत्रिक उपाय लेकर आता है। वह चेतावनी देता है कि जीवन के लिए किसी को मरना होगा, संतुलन के लिए रानी तैयार है। जादूगर शर्तें बताता है, उन्हें झील में समुद्री राक्षस को मारकर उसका दिल निकालना होगा, जिसे पवित्र लड़की द्वारा उबाला जाए बिना किसी के देखे। फिर रानी को वह दिल खाना है और वह तुरंत गर्भवती हो जाएगी। जब वे झील पहुंचते हैं, राजा गोताखोरी का सूट पहनता है और पानी के नीचे जाता है, जहाँ उसे एक बड़ा सफेद जीव सोता मिलता है। वह धीरे से पास जाकर भाले से उसके शरीर को भेदता है, जिससे राक्षस दर्द में चिल्लाता है और इधर उधर मारने लगता है। संघर्ष में बिना स्पष्ट दृष्टि के राजा को प्राणी की पूंछ से गंभीर चोट लगती है। कुछ देर बाद दोनों शव झील से बाहर लाए जाते हैं, लेकिन रानी अपने मृत पति पर ध्यान नहीं देती। वह बस पहरेदारों के जानवर के दिल को लाने का इंतजार करती है और उसके साथ चली जाती है। महल लौटकर वे एक शुद्ध सेविका को ढूंढते हैं और उसे दिल के साथ अकेला छोड़ देते हैं। जैसे ही वह इसे उबलते पानी में डालती है, उसे अजीब लगता है और वह हैरान होकर पीछे हटती है। पता चलता है कि वह जादुई रूप से गर्भवती हो रही है। बाद में रानी बिना झिझक पका दिल खा लेती है और वह भी तुरंत गर्भवती हो जाती है। उस रात दोनों महिलाओं ने मिलकर 2 स्वस्थ लड़कों को जन्म दिया। फिर मृत राजा का बड़ा अंतिम संस्कार हुआ, लेकिन रानी को ज्यादा परवाह नहीं थी, क्योंकि उसकी नजरें सिर्फ अपने बेटे पर थीं। 16 साल बाद रानी का बेटा एलियास एक जीवंत किशोर है, जिसके सफेद बाल अनोखे हैं। रानी हमेशा उस पर नजर रखती है, इसलिए वह अक्सर उसके जुनूनी तरीकों से बचने के लिए महल की भूल भुलैया में छिपता है, जब तक कि रानी खो न जाए। बाद में एलियास की मुलाकात जोहान से होती है, जो नौकर का बेटा है और एलियास जैसा दिखता है। वे झील के जीव से जन्मे जुड़वा लगते हैं। दोनों एक दूसरे की ओर खींचते हैं और साथ समय बिताना पसंद करते हैं, खासकर झील में तैरना, क्योंकि वे लंबे समय तक पानी में रह सकते हैं। दुर्भाग्य से महल के पहरेदार उन्हें खोज लेते हैं और अलग कर देते हैं। रानी को पसंद नहीं कि उसका बेटा किसान के साथ समय बिताए। वह जोहान की मां को बुलाकर धमकाती है कि अगर लड़के फिर साथ दिखे तो उन्हें निर्वासन सहना पड़ेगा। एलियास अपनी मां से विनती करता है कि वह जोहान या उसके परिवार को न सताए, क्योंकि वह उसके लिए भाई जैसा है। लेकिन रानी और भी नाराज हो जाती है और बेटे को हुक्म देती है कि वह फिर कभी जोहान के साथ न दिखे। जाहिर है एलियास उसकी बात नहीं मानता और जोहान से छुपकर मिलता रहता है। एक दिन रानी अपने बेटे को पास से गुजरते देखती है और उसे सवाल करने के लिए बुलाती है। बातचीत में उसे लड़के की खुशबू में कुछ अजीब लगता है। उसके जाने के बाद वह चुपके से एलियास के कमरे में जाती है और पाती है कि उसने जोहान से बात की थी। लड़के खुश होते हैं कि लोग उन्हें अलग नहीं पहचान सकते और वे अपने भविष्य की कल्पना करते हैं। राजा के रूप में बारी बारी से शासन की योजना बनाते हुए जोहान अपनी मां को कुलीन उपाधि और महल देने पर भी सोचता है। उनकी बातचीत रानी की दस्तक से बाधित होती है, इसलिए जोहान छिप जाता है और एलियास उसे अंदर बुलाते हैं। ईर्ष्यालु रानी अपने बेटे को याद दिलाती है कि कोई भी उसे उतना नहीं चाहेगा जितना वह करती है, और वह उसे किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती। उसके जाने पर एलियास योहान को एक गुप्त रास्ता दिखाता है, जो उसे कसाईखाने के जरिए शहर ले जाएगा। जैसे ही वह रास्ता बनाता है, योहान को अचानक पीछे से मारा जाता है और उसे पता चलता है कि रानी उसे मारने के लिए तैयार थी। कुछ संघर्ष होता है क्योंकि योहान हमलों से बचता है, लेकिन सौभाग्य से वह मांस के बीच छिपकर भाग निकलता है। इस घटना से योहान को लगता है कि वह यहाँ सुरक्षित नहीं है, इसलिए परिवार को बचाने के लिए वह शहर छोड़ने का निर्णय लेता है। महल से एलियास जोहान को जाते देखता है और उसे रोकने दौड़ता है, लेकिन जोहान नहीं रुकता। वह समझता है एलियास चिंतित होता है, फिर भी उसे कुछ छोड़ देता है ताकि वह आराम कर सके। जब वह प्राचीन पेड़ के तने को छेदता है तो पानी बहने लगता है। जोहान एलियास से कहता है कि रोज उस झरने पर जाए। पानी साफ रहे तो सब ठीक है, लेकिन गंदा हो जाए तो वह खतरे में है। जोहान के जाने के बाद एलियास रोज पानी की जांच करता है और देखता है कि बच्चे इसे गंदा न करें। एक दिन वह डर जाता है जब देखता है कि पानी लाल हो गया है। वह तुरंत अपने दोस्त की खोज में घोड़े पर निकल पड़ता है। उसके भागने की खबर रानी तक पहुंचती है और वह तुरंत खोज दल भेजती है, जो जंगल की गहराई तक जाता है, लेकिन एलियास नहीं मिलता। कुछ दिन बाद एलियास एक छोटे कस्बे में पहुंचता है और लोग उसे गले लगाने दौड़ते हैं, यह सोचकर कि वह जोहान है। वह कुछ दिन पहले जंगल में जाने के बाद से गायब है। उसी समय जादूगर फिर से रानी से मिलने आता है और कहता है कि वह उसके बेटे को वापस लाएगा। बदले में एक बलिदान की मांग करता है, जिसे रानी बिना और विवरण पूछे स्वीकार कर लेती है। एलियास लौटता है। वह जोहान को खोजने जंगल में भटकता है, जो चट्टान के नीचे फंसा है। कुछ दिन पहले वह गिरा और उसकी टांग में चोट लग गई। वह एलियास को पुकारते सुन सकता है और जवाब देने की कोशिश करता है, पर एलियास उसे नहीं सुन पाता। इसके बजाय वह एक भयानक राक्षस बुलाता है, जो हमला करने की कोशिश करता है। डर से जोहान अपनी टांग घसीटते हुए गुफा के मुहाने में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन राक्षस उसकी चोट और बिगाड़ देता है। उसी समय एलियास पहुंचता है और राक्षस रुक जाता है। एलियास इस मौके का फायदा उठाकर उसे छुरी से मार देता है। फिर एलियास जोहान को गुफा से बाहर निकालने में मदद करता है और उसे कस्बे में उसके नए जीवन की ओर ले जाता है। इस बीच वह प्राणी रूप बदलकर रानी बन जाता है। स्ट्रॉन्गर क्लिफ राज्य में राजा अपनी उच्छृंखल जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। वह हमेशा महिलाओं से घिरा रहता है जो उसकी इच्छाएं पूरी करती हैं, लेकिन उसे कोई ऐसी नहीं मिली जो रानी बनने के योग्य हो। एक दिन वह प्यारी आवाज में सुंदर गाना सुनता है। राजा खिड़की से देखता है और दूर एक ग्रामीण महिला को देखता है, लेकिन जब वह उसे बुलाने की कोशिश करता है तो वह जल्दी घर लौट जाती है। यह रहस्य राजा की दिलचस्पी बढ़ा देता है, इसलिए वह संदेशवाहक को महिला के घर हार भेजता है। जब वह पहुंचता है तो खिड़की से एक बाल्टी बाहर आती है ताकि वह उसमें उपहार छोड़ सके, क्योंकि महिला बाहर आने से मना कर देती है।
आदमी के जाने के बाद पता चलता है कि वह महिला डोरा है जो अपनी बहन इम्मा के साथ रहती है। वे दोनों बहुत बूढ़ी और बदसूरत हैं, इसलिए बाहर नहीं जाती। बहनें हार देखकर हैरान होती हैं और इम्मा सोचती है कि इसे वापस भेज देना चाहिए। डोरा हार रख लेती है क्योंकि उससे यह सुंदर लगता है। शाम को राजा दरवाजे पर आता है, उस महिला के बारे में पूछता है जिसकी आवाज बहुत प्यारी है और मीठे शब्दों से उसे साथ समय बिताने के लिए मनाने की कोशिश करता है, साथ ही इनाम देने का वादा भी करता है। इम्मा सोचती हैं कि उसे जाने के लिए कहना चाहिए, पर डोरा अच्छा जीवन नहीं छोड़ना चाहती। फिर भी वह नहीं चाहती कि राजा उसे इस हालत में देखे, इसलिए वह कहती है कि 1 हफ्ते बाद आए और वह उंगली दिखाएगी। राजा इतना बेताब है कि मान जाता है। अगले हफ्ते तक डोरा अपनी झुर्रीदार उंगली को सुंदर बनाने की कोशिश करती है, जैसे जलते मोम में डुबोना और औषधीय जड़ी बूटियों से मलना। लेकिन जब राजा आता है तो उंगली और बदसूरत हो जाती है। डोरा घबरा जाती है और इम्मा का हाथ पकड़ लेती है। यह देखकर कि उसका हाथ चिकना है क्योंकि वह उंगलियां चूसती है, वह तुरंत अपनी बहन को दरवाजे की ओर खींचती है ताकि उंगली ताले से राजा को दिखा सके। राजा तुरंत उसे चूमने लगता है और अधिक चाहता है। आगे बढ़ने को उत्सुक डोरा उसे और देने को मान जाती है, पर शर्त रखती है कि वह रात में महल आए और बिना मोमबत्ती जलाए इंतजार करे। राजा की बेताबी उसे सहमत कर देती है और वह नौकरों को तैयार करने महल की ओर दौड़ता है। वो सारी मोमबत्तियां बुझा दो। इस बीच डोरा इम्मा से कहती है कि उसकी झुर्रियों को पीछे खींच दे ताकि वह जवान दिखे जो अंधेरे में साफ नहीं होगा। फिर डोरा महल में जाती है और राजा के कमरे में पहुंचकर वह तुरंत बिस्तर में कंबल के नीचे लेट जाती है ताकि अपने शरीर को छिपा सके। राजा जल्दी आता है और वे कुछ घंटों तक व्यस्त रहते हैं। जब डोरा सो जाती है, राजा मोमबत्ती जलाता है और झुर्रियों वाली महिला देखकर डर जाता है। वह उसे चुड़ैल कहता है और धोखा देने का आरोप लगाता है। फिर गार्ड्स को बुलाता है जो तुरंत डोरा को खिड़की से बाहर फेंक देते हैं। शुक्र है वह कंबलों में लिपटी रहती है और पेड़ में फंस जाती है, जिससे गिरने से बच जाती है। उसी समय एक भटकती चुड़ैल डोरा को पाती है और उसे नीचे उतारने में मदद करती है। हंसने के बाद वह देखती है कि डोरा कितनी उदास है और उसे सांत्वना देने के लिए उसे स्तनपान कराने का निर्णय लेती है। चुड़ैल के जाने पर डोरा का शरीर बदल जाता है। उसकी त्वचा चिकनी हो जाती है और बाल लंबे लाल हो जाते हैं। अब वह सुंदर युवा महिला है। डोरा अपने नए रूप से हैरान होती है। तभी राजा और उसके आदमी जंगली सुअर का शिकार करने जंगल में आते हैं। हालांकि वह डोरा को देखकर विचलित हो जाता है और तुरंत उससे प्यार करने लगता है। कुछ समय बाद एक महल का सेवक इम्मा के घर आता है और एक सुंदर पोशाक और शाही विवाह का निमंत्रण छोड़ जाता है। डोरा की शादी राजा से हो रही है और वह चाहती है कि उसकी बहन वहां हो। डोरा पोशाक पहनकर महल जाती है। थोड़ी असहज महसूस करती है लेकिन खुशी से भोजन का आनंद लेती है। जब डोरा उसे देखती है तो वह उसे एक अन्य कमरे में ले जाती है और बताती है कि क्या हुआ और रानी बनने पर इम्मा के लिए बेहतर जीवन का वादा करती है। पार्टी खत्म होने पर इम्मा जाने से मना करती है क्योंकि वह अकेली महसूस करती है। वह चुपके से शाही कमरे में जाती है और डोरा से रुकने को कहती है, लेकिन डोरा मना कर देती है। कहती है कि कोई भी उनके बहन होने पर यकीन नहीं करेगा क्योंकि उनकी उम्र में अंतर है। इम्मा जानना चाहती है कि डोरा इतनी सुंदर कैसे बनी। उसे शांत करने के लिए डोरा कहती है कि उसकी खाल उतारी गई थी। अचानक वे राजा को आते सुनते हैं तो डोरा इम्मा को पर्दे के पीछे छिपा देती है और अपने पति की देखभाल करती है। उत्सुकता से इम्मा विवाहित जोड़े को देखे बिना नहीं रह पाती। राजा उसे देखता है और सोचता है कि वह वही बूढ़ी औरत है, इसलिए वह पहरेदारों को उसे बाहर निकालने का हुक्म देता है। निराश इम्मा लोहार के पास जाती है और कहती है कि वह चाहती है कि उसकी झुर्रियां काट दी जाए ताकि वह सुंदर दिख सके। पहले तो लोहार मना करता है, लेकिन इम्मा उसे शानदार पोशाक के गहने देती है तो वह तैयार हो जाता है। जल्द ही इम्मा को जंगल में एक पेड़ से बांध दिया जाता है और लोहार उसकी खाल उतारने लगता है जबकि वह दर्द में चिल्लाती है। जब इम्मा शहर लौटती है तो वह खून से लथपथ और मरने के करीब होती है। इस बीच हाई हिल्स राज्य में राजकुमारी वायलेट अपने पिता राजा के लिए एक खास गीत गा रही है, लेकिन वह ध्यान नहीं दे रहा क्योंकि उसने अपनी बाह पर एक पिस्सू देखा। छोटा कीड़ा उसके शरीर पर कूदता है और राजा उसकी हरकतों से इतना खुश होता है कि वह उसे पकड़ने तक देखता रहता है। जैसे ही वायलेट गाना खत्म करती है, राजा पिस्सू को अपने कक्ष में ले जाकर पालतू बना लेता है। वह उसके लिए प्यारा डिब्बा तैयार करता है और अपनी उंगली चुभाकर खून पिलाता है। पिस्सू बढ़ता है तो राजा उसे नई तरकीबें सिखाता है, जैसे छोटी गाड़ी खींचना। यह नया जुनून उसे शाही कर्तव्यों की अनदेखी करने पर मजबूर कर देता है। हफ्ते बीतते हैं और राजा शाही रात्रिभोज अपने कमरे में ले जाता है, जहाँ पिस्सू सुअर जितना बड़ा हो गया है। एक रात राजा दरबार के डॉक्टर को बुलाता है क्योंकि पिस्सू घोड़े जितना बड़ा हो गया है, लेकिन ठीक नहीं लग रहा। डॉक्टर डरते हुए आदेश मानते हैं और राजा को बताते हैं कि पिस्सू मर चुका है। राजा अपने प्यारे पालतू को गले लगाते हैं और डॉक्टर से यह राज छुपाने को कहते हैं। कुछ समय बाद राजा घोषणा करते हैं कि उन्होंने वायलेट के लिए सही पति चुनने का तरीका खोज लिया है। वह सिंहासन कक्ष में पिस्सू की खाल टांगता है और कहता है कि जो पहला व्यक्ति बताएगा कि यह किस जानवर की है, वह उसकी बेटी से शादी करेगा। वायलेट खुश नहीं है। इस योजना से खुश है क्योंकि वह किसी को उसके व्यक्तित्व के लिए चुनना चाहेंगी, लेकिन राजा उनकी इच्छाओं को अनदेखा करता रहता है। एक के बाद एक व्यक्ति सिंहासन कक्ष में आता है और अनुमान लगाता है, लेकिन कोई यह नहीं सोच सकता कि इतनी बड़ी खाल का टुकड़ा किसी कीड़े का हो सकता है। अचानक एक भयानक राक्षस आता है और सूंघकर पहचान लेता है कि यह खाल पिस्सू की है। सब हैरान रह जाते हैं और राजा के पास वादा निभाने के अलावा कोई चारा नहीं होता, जिससे वायलेट रोते हुए भाग जाती है। राजा उसे छत पर पाते हैं जहां वह आत्महत्या का सोच रही होती है। वह उसे नीचे आने के लिए कहते हैं, याद दिलाते हुए कि अगर वे अपनी बात नहीं रखते तो उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाएगी। कोई विकल्प न होने पर वायलेट ओगर के साथ चली जाती है, जो उसे पैदल चलने के लिए मजबूर करता है। जंगल में चलते चलते वायलेट थक जाती है तो ओगर उसे उठाकर बाकी रास्ता तय करता है। अंत में वे एक चट्टान की चोटी पर पहुंचते हैं, जहां वायलेट देखती है कि उसका नया घर मानव हड्डियों से भरी गंदी गुफा है। वह ओगर और उसके भयानक खाने से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ओगर इंतजार करते करते थककर उसे जबरन बिस्तर पर खींच लेता है। दिन बीतते हैं और वायलेट गंदी और दुखी हो जाती है।
एक सुबह वह देखती है कि सामने चट्टान पर एक महिला जड़ी बूटियां इकट्ठा कर रही है और मदद की गुहार लगाती है। महिला वादा करती है कि वह सहायता लाएगी। थोड़ी देर बाद महिला अपने परिवार के साथ लौटती है, जो सर्कस कलाकार होते हैं। एक आदमी रस्सी फेंकता है ताकि चट्टानों के बीच की खाई पार कर सके और कलाबाज की तरह उस पर चलता है जब तक वह वायलेट तक नहीं पहुंचता। फिर वह उसे उठाकर धीरे धीरे रस्सी पर लौटने लगता है। उसी समय ओगर लौटता है और उनके पीछे दौड़ता है, अपने हाथों से रस्सी पर आगे बढ़ता है। बाजीगर तेजी से चलता है और शुक्र है कि वह वायलेट को सुरक्षित दूसरी तरफ ले जाता है। परिवार रस्सी काटकर दैत्य को गिरा देता है। बाद में वे वायलेट को गाड़ी में ले जाते हैं और वह उनके करतब देखकर फिर से हंसती है। दुर्भाग्य से दैत्य बच गया और फिर से प्रकट होकर गाड़ी में कूदकर परिवार पर हमला करता है। वह 3 लोगों को मार देता है, जिससे डरी वायलेट टोकरी से चाकू लेकर दूसरों संग भाग जाती है। गुस्से में दैत्य फिर से पीछा करता है तो समूह छिपने की कोशिश करता है। जब दैत्य करीब आता है तो एक कलाकार शराब पीकर दैत्य के चेहरे पर आग फेंकता है। दुर्भाग्य से यह उसे रोक नहीं पाता और दैत्य फिर हमला कर देता है। परिवार के अन्य सदस्यों को जल्दी मार देता है। वायलेट भागने की कोशिश करती है, लेकिन अकेली होने पर दैत्य उसे ढूंढ लेता है। खुद को बचाने के लिए वायलेट उसे स्वीकारने का नाटक करती है और शांत करती है। फिर उसकी पीठ पर चढ़कर घर लौटने की तैयारी करती है। जैसे ही वह हिलता है, वह चाकू से उसका गला काट देती है। इस बीच महल में राजा अपनी बेटी के खोने के बाद से बीमार है, लेकिन जब सेवक कहता है कि वह लौटी है तो वह तुरंत उठता है। सिंहासन कक्ष में सभी वायलेट को राक्षस का सिर लिए देखकर चौंक जाते हैं और उसकी शक्ति के आगे झुक जाते हैं। राजा भी ऐसा ही करता है, माफी मांगते हुए कि उसने उसकी बात नहीं सुनी। कुछ समय बाद वायलेट को हाई हिल्स की रानी का ताज मिलता है। एलियास राज्याभिषेक में लॉन्ग ट्रेल इसका प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वह अंतिम शाही सदस्य हैं। स्ट्रॉन्ग क्लिफ के राजा भी वहां डोरा के साथ हैं, जो अचानक कुछ देखती है। उसकी त्वचा फिर से बदल रही है। घबराकर वह समारोह से भाग जाती है। वायलेट उसे नहीं देख पाती क्योंकि वह ऊपर देख रही है। एक नट को जलती रस्सी पर चलते हुए देख रही है, जो उस परिवार को सम्मान दे रहा है जिसने उसकी जान बचाई थी। पक्का सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि ऐसे और वीडियो देख सकें। धन्यवाद।